हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का जो फिजिक्स का चैप्टर होता है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। और आपका ये जो इसमें से जो भी क्वेश्चन होने वाले हैं बच्चों, वो क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कितने बार पूछे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को लगाना है, आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। इन्हीं सवालों का जवाब किस प्रकार से हमें सवालों को लगाना है। हमारा बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड 2025 का जो मॉडल पेपर आया है 2025 का, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न है, किस लेवल का क्वेश्चन है, कहां से आ रहा है, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन को हम लोग इस स्पीड सीरीज में बात कर रहे हैं। और विथ सॉल्यूशन के साथ आपको हल करके मैं सिखाने वाला हूं किस प्रकार से इस लेवल के क्वेश्चन को हल किया जा सकता है चुटकियों में। तो बस बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब होगी आपकी 70 में 70 तैयारी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर का लेवल क्या है, किस तरीके से हम पहले क्वेश्चन से लेवल बढ़ाते जाएंगे। और आप देखिए हमारी सीरीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि यहां से आपको आज ही 5 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। 4 नंबर का प्रश्न 1 नंबर का है। देखिएगा यहां पर, देखिए जो प्रश्न आपका है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। और इसका सॉल्यूशन तो आपको बताना है, कितना आसानी से क्वेश्चन आ सकता है। यहां पूछा है कि एक उत्तल दर्पण, अब यहां पे कॉन्सेप्ट ये रखना है कि कोई उत्तल दर्पण हो सर या अवतल दर्पण हो, उसकी जो फोकस बिंदु होता है, फोकस दूरी होता है, वो क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। मतलब आपका जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। ये तो आपको याद ही होना चाहिए। मतलब यहां पर अगर हमने बना दिया, किसके लिए कह रहा है, उत्तल दर्पण के लिए कह रहा है। मतलब यहां पे आपका क्या है, एक उत्तल दर्पण अगर है तो ये कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण होने वाला है। और उत्तल दर्पण से अगर ये कहीं ना कहीं क्या है, आपका फोकस बिंदु यहां कहीं होगा और वक्रता केंद्र यहां कहीं होगा, तो वक्रता केंद्र से ये जो दूरी है वही तो होता है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। बस यहां से फार्मूला आपका बन गया था क्या, एफ बराबर होता है सर r/2। क्या होता है, एफ बराबर r/2। यही तो फार्मूला, केवल आपको याद करना था कि नहीं याद करना था। बिल्कुल सर, यही तो होना था। बस आप जोश के साथ बिल्कुल जुड़े रहें। यहां पर फोकस दूरी दिया है ना, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, यहां पर दिया है भैया, एफ जो आपका दिया है वो कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उधर है, पॉजिटिव की ओर होती है, इसलिए यहां माइनस नहीं लेना है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव में होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल सर होती है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको आर की गणना करनी है, आर कितना होगा, जल्दी से लगा लो फार्मूला, यही लग जाएगा। एफ की जगह क्या है, फार्मूला सर ये है, एफ इक्वल का r/2। बता दिया, मान रखो आर निकल जाएगा। आर की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस गुणा कराएंगे, आर इक्कम आर इक्वल क्या हो जाएगा, 2f। ठीक है, लो आ गया आर की। अब बता दो जल्दी से आर का मान कितना होगा। आर इक्वल आपका देखो 2 है, और एफ का मान कितना रखते हैं, एफ का मान सर 10 सेंटीमीटर दिया है, बिल्कुल दिया है। यहां कितना आ जाएगा आंसर, 10 दूना 20 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। यही तो आपका आंसर है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपका जो न्यूमेरिकल का सीरीज है, किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट आपको क्वेश्चन लगाना है। बस इसका सॉल्यूशन इतना ही, इतना कर देते आप, 4 नंबर बिल्कुल मिल जाता। देखिए कितनी बार क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है, यूपी बोर्ड के पास क्वेश्चन ही नहीं है। आपका जो सिलेबस है भैया वो 30% कम कर दिया गया है, अब 30% काट दिया है, और एक चैप्टर से 5 नंबर देना है। तो जब क्वेश्चन ही नहीं है तो यही लेवल के क्वेश्चन है, एकदम 100% हमने जो क्वेश्चन आपको लगवा रहे हैं यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड के पास क्वेश्चन ही नहीं है, यही सारे क्वेश्चन आएंगे। लिमिटेड क्वेश्चन है भैया, बस यही क्वेश्चन को लगा लेंगे और हमारा तो 70 में 70 फिक्स है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहां पर क्या है, कह रहा भैया ध्यान से पढ़िएगा आराम से, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। ठीक है, मतलब अवतल दर्पण है और उससे कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए कि उसकी वस्तु से 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक बने। राइट, तो अवतल दर्पण पर कह रहा है यहाँ क्वेश्चन।
ऐसा कुछ आपको एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाएंगे, बस केवल सवाल लगाना है। देखना यहाँ पे क्या है, कह रहा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी भैया जो दिया है, क्वेश्चन कैसे लगाते हैं सर, न्यूमेरिकल नहीं लगता, तो ये सभी जवाब क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नोट करना है। एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो क्या दिया है, फोकस दिया है, कितना दिया है सर, 15 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं दिया है। अब यहाँ पर अगर 15 सेंटीमीटर दिया है तो आपने लिख लिया अच्छे से, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की सभी दूरियां क्या होती हैं, नेगेटिव होता है सर, तो अवतल दर्पण की सभी दूरियां नेगेटिव होती हैं। ये याद रखना आप सभी कि अवतल दर्पण की सभी दूरियां सर माइनस में होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अगर यहाँ माइनस में होता है तो यहाँ क्या ले लेना है, माइनस ले लेना है। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन, दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। जब भी साइज रहे, बिंब रहे, गुना रहे, तो क्या दिया है, आवर्धन दिया है कि नहीं दिया है। अगर यहाँ आवर्धन दिया है तो m की वैल्यू रखा हो, यहाँ पे क्या है, आवर्धन दिया है, कितना दिया है, 5 दिया है। और आवर्धन कैसा कहा है, बड़ा वास्तविक। वास्तविक कब बनता था, वास्तविक तब बनता है जब उल्टा प्रतिबिंब हो, और उल्टा प्रतिबिंब अगर बनता है तो कैसा होता है, नेगेटिव होता है कि नहीं होता है। तो वास्तविक के लिए क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे सर। तो वास्तविक जब भी रहेगा तो आवर्धन कैसा होता है सर, नेगेटिव होता है। बिल्कुल सही भैया, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। फिर पूछा क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। यहाँ से क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति बताना है। तो क्वेश्चन किया है, दो वैल्यू पूछा है, कितना आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल लग जाएगा, चुटकियों में लग जाएगा क्वेश्चन। लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, लगाइए सर। देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, सबसे पहले आवर्धन दिया है, यहीं से हिंट निकालना है कि v की वैल्यू कुछ मिल जाती तो u की वैल्यू आ जाती, बहुत ही आसान से। यहाँ पर देखिए और लगाते हैं प्रश्न को। हम जानते हैं कि यहाँ पर m बराबर होता है, कितना होता है, माइनस का b अपान का u होता है कि नहीं होता है आवर्धन, यही होता है ना सर। यहाँ पर अगर आवर्धन दिया है, कितना दिया है, माइनस का 5 बराबर माइनस का v, क्या v दिया है, नहीं दिया है। क्या u दिया है, नहीं दिया है। तो यहाँ से अगर u की वैल्यू निकाला जाए, यहाँ से भैया अगर u की वैल्यू निकाला जाए तो क्या निकाल सकते, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस बी का 1 से गुणा होगा, क्या आएगा, माइनस के बी हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, और 5 का u से गुणा होगा, 5u हो जाएगा। माइनस का नीचे जैसे गुणा हो जाएगा, डायरेक्ट आप माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हो, बिल्कुल सर। b बराबर क्या हो जाएगा, 5u हो जाएगा कि नहीं होगा। तो ये तो एक आंसर आ गया आपका। v प्रतिबिंब की दूरी कितना है, 5u है। जितना वस्तु रखा रहेगा उसका 5 गुना दूर आपका क्या बनने वाला है, प्रतिबिंब बनने वाला है, वास्तविक बनने वाला, ये पता चल गया। अब हमें चाहिए क्या, वस्तु की दूरी, रख लेते हैं और वस्तु की दूरी निकल जाएगा। वस्तु की दूरी निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि कह रहा है अवतल दर्पण, कह रहा है, क्वेश्चन में हिंट दिया रहता है, हमें कहीं से ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सा फार्मूला लगाना है, क्वेश्चन बता रहा ना, अवतल दर्पण, यहाँ लिख लेना है। और दर्पण सूत्र से, किससे करना है, दर्पण सूत्र से। जब भी हम दर्पण सूत्र लेते हैं तो दर्पण सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है, 1/f इक्वल होता है 1/v। दर्पण में प्लस होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर। अगर यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर f की वैल्यू क्या दिया है, बिल्कुल दिया सर, f की वैल्यू दिया है माइनस का 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है, माइनस का 15 सेंटीमीटर, इक्वल दिया है 1/v। क्या v की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, कितनी है, 5u है सर, 5u है, प्लस 1/u। u क्या है, क्या u पता है, बिल्कुल नहीं पता है भैया। u अगर नहीं पता है हमें तो क्या कर सकते हैं, u तो नहीं पता है। अगर u की वैल्यू पता होती तो हम माइनस में रखते, लेकिन u तो पता ही नहीं है तो u प्लस में ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो, यहाँ पे u खानदान, ये भी ये u खानदान, देखिए दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, बिल्कुल जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे, हो गया, लो आंसर आ गया 1/15 इक्वल। यहाँ पे देखो 5u और u दोनों का एलसीएम लेना होगा, कितना आएगा एलसीएम, 5u और u का एलसीएम कितना आ जाएगा,
5u आ जाएगा। कैसे आ गया सर, जरा बताइए कैसे आ गया। यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे कितना हो रहा है 5u कॉमा u, यहाँ से u 5u से जब काटेंगे तो ये कट जाएगा, u से u कट जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा। या तो आप u से काटोगे तो u चला जाएगा, 5 एकम 5, 5u ही आने वाला है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 5u से डायरेक्ट कट जा रहा है 5u। अब 5u का डिवाइड करेंगे, 5u से 5u का आया 1 आया, ऊपर कितना आ जाएगा 1, प्लस u से 5u को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, u से किसको डिवाइड किया जा रहा है 5u से, u चला जाएगा, कितना बचेगा 5, 5 एकम 5। एलसीएम लेने का मेथड यही तो है भैया। तो यहाँ से कितना हो गया 5u से 5u 1 बार गया, और u से कितनी बार गया, u कैंसिल हो गया, 5 है, 5 एकम 5 हो गया। बिल्कुल राइट सर, 1/15 इक्वल कितना आ गया 5 और 1 6 आ गया। अब यहाँ कितना आ गया 5u हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ सर। समझ आया कि नहीं आया, आ गया, बिल्कुल आएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 5u का 1 से माइनस का 5u होगा कि नहीं होगा, 15 छक्का 90। तो यहाँ u की वैल्यू निकालो, कितना होगा 90 बटे में सर माइनस का 5, कितना आ गया 5 एकम 5 और 18 पंचे होता है 90। तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका u बराबर कितना आ गया माइनस का 18 सेंटीमीटर। यानी वस्तु की स्थिति कितनी दूरी पर है, वस्तु की स्थिति कितनी दूरी पर है, जल्दी से बताओ, वस्तु की स्थिति कितनी दूरी पर है, 18 सेंटीमीटर पर है कि नहीं है। बिल्कुल भैया, अगर वस्तु की दूरी 18 सेंटीमीटर पर है, ठीक है, वस्तु सदैव के इसमें, क्योंकि हमने पहले बता दिया अवतल दर्पण की सभी दूरियां माइनस में होती हैं। इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस आनी चाहिए, वस्तु की दूरी भी माइनस होनी चाहिए, और फोकस दूरी तो माइनस हमने लिया ही लिया है। तो बस निकाल लो, यहीं से रख लो। अगर यहाँ रखेंगे, देखो यहाँ पे तो v बराबर 5 है और u की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई माइनस का 18। तो v की वैल्यू कितनी होगी 18 पंचे 90, माइनस का 90 सेंटीमीटर पर आपका प्रतिबिंब बनने वाला है। तो इसके दोनों आंसर जो पूछा था यहाँ पर कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से किसी दूरी पर एक बिंदु वस्तु रखी जाए, तो कितनी दूरी पर वस्तु रखा जाए, बिल्कुल कमेंट करके बताओ। वस्तु रखा जाए सर 18 सेंटीमीटर पर, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है 90 सेंटीमीटर दूर बन रहा है प्रतिबिंब, 90 सेंटीमीटर दूर बन रहा है प्रतिबिंब। आया कि नहीं आया सर, बिल्कुल आ गया। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले। अब बढ़ते हैं अपने एक और इम्पोर्टेंट से धमाकेदार से सेशन में, एक और क्वेश्चन को लेते हैं, मजा ही आ जाएगा, बिल्कुल आएगा सर। यहाँ पे लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ो, लगाओ। देखो क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ज्ञात करेंगे। देखो कितना आसान क्वेश्चन होते हैं, हलवा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो वायु के सापेक्ष जल तथा कांच, दोनों जल और कांच किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष है। एक बार वायु जल के सापेक्ष है, एक बार वायु कांच के सापेक्ष है, और इन दोनों की वैल्यू क्रमशः दिया है। जब हमारा जल किसके सापेक्ष हो रहा है, ये वाला, और कांच इसके वाला हो रहा है। ये बात समझ पा रहे हो क्वेश्चन को, नहीं क्वेश्चन में ही सारे हिंट होते हैं। हम टीचर्स क्वेश्चन देख करके किस तरीके से तुरंत लगा लेते हैं, यही काम आपको करना है। क्वेश्चन को पकड़ना है, क्वेश्चन किस लेवल का है, क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा फार्मूला लगेगा। देखो यही तो हमने एरो लगा दिया, यही तो मिल गया सर। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और जल का लिखेंगे, वायु को लिखते हैं ईयर, क्या लिखते हैं भैया ईयर, और यहाँ पर जल को लिखते हैं वाटर, और कांच को लिखते हैं ग्लास, क्या लिखते हैं ग्लास। और अपवर्तनांक को क्या लिखते हैं, एन से लिखते हैं भैया। किसको लिखते हैं अपवर्तनांक को, एन लिखते हैं, सिंबल से लिखेंगे। वायु के सापेक्ष क्या दिया है, ए एन, वायु के सापेक्ष जल डब्लू। इसकी वैल्यू दी है कि नहीं दी है, इसकी वैल्यू सर दिया है, कितना दिया है जरा बताओ। इसकी वैल्यू दिया 4/3 दिया है, पहला दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ए के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है
3/2 दिया है, बिल्कुल सर दिया है। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः इतना है। पूछा क्या है यहाँ देखो, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का, वाटर का, किसके, ग्लास के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा, यही तो पूछा है। बिल्कुल समझ में आएगा सर। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं है? ये देखो जो अपवर्तनांक होता है कैसे लिखते हैं, यहाँ पर इसको अपवर्तनांक जो पहले है उसे पहले लिखेंगे, जो यहाँ बाद में है उसको नीचे लिखते हैं। यहाँ ये वाला उठाओ, देखो कैसे इसको फार्मूला बनाते हैं। WNG है तो भैया यहाँ पे जो G है जो बाद में आ रहा है N के वो पहले आएगा, और जो पहले आ रहा था उसको नीचे लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा ANG बटे में आगे आएगा फिर से ANW, तो इसके अनुपात को WNG कहते हैं। फार्मूला बन गया, बिल्कुल सही भैया, फार्मूला बन गया। तो रखो मान, आंसर पाओ। क्या फार्मूला है? WNG इक्वल ANG की वैल्यू क्या पता है? बिल्कुल पता है भैया, ये है। और इसकी वैल्यू क्या है? ये है। रखो आंसर लो, कितना है? 3/2 पूरे के बटा क्या है? ANW कितना है? 4/3 है। कितना है सर? 4/3 है। जब 4 बटे होते चौथा बटा यहाँ गुणा होता है, इसका गुणा यहाँ होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है भैया। तो कितना हो जाएगा? WNG इक्वल हो जाएगा 3 का, ऐसे गुणा ना करा के डायरेक्ट क्यों बता रहे हो सर? बिल्कुल डायरेक्ट नहीं बताएंगे, ऊपर जाएगा 3/4। कितना आएगा? WNG इक्वल होगा 3 त्रिका 9/4 दूनाई 8, और यही हो जाएगा आपका पानी का यानी जल की सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर होगा। तो यही तक था आपका ये आंसर। अब बढ़ते हैं अपने एक और इम्पोर्टेंट सेशन पर, अपने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि और क्वेश्चन ही नहीं है। जो आपका पहले चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था हमने इस सेशन में आपको कवर करके दिखाएंगे, यही आपके क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपने लगा लिया तो बिल्कुल आपका पहले चैप्टर का एक भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है कि आप ना लगा पाओ, यही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को आपको लगाना ही लगाना है हर हाल में। भैया चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है? तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, छोटा सा क्वेश्चन है। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण कितना है? 45 डिग्री है। उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब भैया अगर क्रांतिक कोण वाला फार्मूला नहीं पढ़ा तो बिल्कुल पढ़ाएंगे आपको। यहाँ देखते हैं फार्मूला क्या है। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच जो संबंध होता है, अपवर्तनांक को दिखाते हैं n से। n इक्वल होता है 1/sin C होता है। कितना होता है? 1/sin C होता है। यहाँ पर आपको अपवर्तनांक की गणना करनी है, तो अपवर्तनांक इक्वल क्या हो जाएगा? 1/sin कितना C की वैल्यू चूंकि बता दो कि C क्या है? क्रांतिक कोण है, और क्रांतिक कोण की वैल्यू दिया है कितना? 45 डिग्री दिया है। बस रख दो यहाँ पे, हो गया आंसर। बस अब देखो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं जो मैथ नहीं लिए हैं, जो आप 10th में हैं उनमें से अधिकतर बच्चे क्या है, मैथ नहीं लिए हैं। जो होम साइंस लिए हैं बच्चियां, वो क्या करेंगे भैया, उनको तो साइंस साइन 45 डिग्री का मान पता ही नहीं होता, तो क्या वो साइंस में पेपर ना लगाएं? बिल्कुल लगाएंगे। यहीं पर आप सभी आंसर लिख देना, बिल्कुल नंबर नहीं कटने वाला है। राइट, समझ में आया? अगर आप सभी को साइन 45 का मान याद है, कितना होता है? साइन 45 डिग्री का मान होता है सर 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2 होता है। अगर ये पता है तो लाके यहाँ रख देना, अन्यथा बिल्कुल भी यहीं पर आंसर लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपको पता है साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है, तो n इक्वल 1/sin 45 पूरा चेंज हो जाएगा किसमें? ऐसे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा सर बता दीजिए? 1/√2 लिख देना, बस यही आंसर आ जाएगा आपका।
समझ पाए कि नहीं पाए? हो गया आंसर। इस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और इस लेवल के क्वेश्चन को चुटकियों में मल दो भैया, बिल्कुल आएगा 70 में 70। अभी बहुत समय है। अगर आपने 60 दिन मेहनत से पढ़ लिया स्पीड बैच के साथ, हमारे साथ आपने पढ़ लिया, तो फिजिक्स आपको एकदम गर्दा लगने लगेगा। फिजिक्स को देख करके आप बिल्कुल डरना नहीं, क्योंकि हम कराने वाले हैं आपके हर एक चैप्टर का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आएगा क्वेश्चन मुझे सब कुछ पता है भैया। 70 में 70 कैसे लाना है, कैसे क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। बढ़ते हैं अपने एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22, 23, 24 ये पूरी सीरीज बनती जा रही है, लगातार आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ये 4 नंबर का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है प्रश्न, तो ध्यान से देखना इसको। बिल्कुल देखेंगे सर क्या लिखा है। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब, शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से चयन करना है और समझना है। क्या लिखा है? अवतल दर्पण में, कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है में आभासी। आभासी कैसा होता है सर? जो अपने आप से ना मिले, जबरदस्ती खींच करके बनाते हैं हम लोग डॉट डॉट लाइन से, उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। बनाने का किरण आरेख बनाइए। इसके लिए वस्तु की स्थिति का उल्लेख कीजिए। वस्तु कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब कहाँ पर बने? वास्तविक बने। कैसा बने? आभासी बने। वास्तविक नहीं बनाना है, क्वेश्चन ने बता दिया है कैसा बने, आभासी बने। और कौन सा दर्पण लेना है? बिल्कुल सही, अवतल दर्पण लेना है। तो याद रखो, याद करो, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाता है जब प्रतिबिंब आभासी बनता है। बिल्कुल सही सर, जब हमारा वस्तु पास से आता जाता है और ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच को वस्तु रखते हैं, तभी हमारा कंडीशन दर्पण के पीछे हम जबरदस्ती मिला करके आभासी कंडीशन बनाते थे कि नहीं बनाते थे? बिल्कुल बनाते थे। वही वाला बनाना है, लेकिन उसके लेवल को समझो। बोर्ड में क्वेश्चन कैसे किया जाता है वही क्वेश्चन है। 5वां कंडीशन था आपका, लेकिन उसका लेवल समझ पा रहे हो कैसा है? इस लेवल के क्वेश्चन किए जाएंगे। इसलिए कहता हूँ बिल्कुल आप लोग यहाँ पर लगे रहें, बिल्कुल हम आपकी तैयारी कराएंगे। यहाँ पे बनाते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है? अवतल दर्पण में कैसा दर्पण बनाना है भैया? यहाँ पर बनाना है आपको अवतल दर्पण बनाना है। बनाइए हमारे साथ फटाफट, कॉपी में और पेन लेकर के बैठे हैं और कॉपी में जल्दी जल्दी बना लीजिए। ये सब वायरल प्रश्न है भैया, यही पेपर में आएगा। तो यहाँ से लेते हैं, क्या लेते हैं, बनाते हैं अच्छे तरीके से इन सभी प्रश्नों का जवाब क्या होगा। यहाँ से देखें, क्या एक अवतल दर्पण ऐसा होता है? जी हाँ होता है सर, जानते हैं। ये होता है मुख अक्ष, होता है कि नहीं होता? मुख अक्ष और इसके बीच की दूरी क्या है? पी है। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल आराम से सीखेंगे इसको। यहाँ पर बढ़ते हैं तो इसके सामने क्या होता है? फोकस बिंदु होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सर होता है। इसी के सामने आपका वक्रता केंद्र होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। अगर ये वक्रता केंद्र और ये फोकस बिंदु है, ये ध्रुव है, समझ पा रहे कि नहीं? ये कैसा दर्पण है सर? अवतल दर्पण है। इसीलिए तो बोला है उसने अवतल दर्पण से किरण आरेख समझाना है। तो ये कैसा है भैया? अवतल दर्पण होने वाला है कि नहीं होने वाला? अब अवतल दर्पण पर वस्तु को कहाँ रखें ताकि आभासी प्रतिबिंब बने? अगर वस्तु यहाँ रखोगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनता है, वस्तु यहाँ लाओगे तो प्रतिबिंब इसी के नीचे बनता है, वस्तु यहाँ लाओगे तो यहाँ कहीं बनेगा, वस्तु फोकस पे ले जाएंगे तो अनंत पे बनता है। अब जब वस्तु को यहाँ पे रखा जाए, कहाँ पे रखा जाए सर? बिल्कुल समझ आएंगे भैया। यहाँ पे अगर रखा जाए, कहाँ पे रखा जाए? यहाँ पे रखा जाए वस्तु को इस प्रकार से। अगर हमने फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में वस्तु को रख दिया है कि नहीं रख दिया है? अगर यहाँ रख देंगे तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो पिछवा बनेगा। कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा कि नहीं बनेगा? और जब पीछे बनता है तो जबरदस्ती बनाना पड़ता है, और वही आभासी हो जाता है कि नहीं हो जाता? बिल्कुल सर हो जाता है। लेते हैं, देखिए यहाँ से जब प्रकाश किरणें जाएंगी, ठीक है, यहाँ से जब प्रकाश किरणें जाएंगी तो सीधी जाएंगी। अब सीधी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से गुजरती हैं? फोकस बिंदु से गुजरती हैं सर। कहाँ से गुजरती हैं? फोकस बिंदु से गुजरती हैं कि नहीं गुजरती हैं? बिल्कुल गुजरती हैं सर, फोकस बिंदु से ही गुजरती हैं। अब अगर ये फोकस बिंदु से गुजर गया तो यहाँ से देखना, ये तो आपने देख लिया कि ये कहाँ से बन गया, ये सर फोकस बिंदु से जा रहा है। तो यहाँ पर बना लेते हैं इसको अच्छे तरीके से।
ये आपका फोकस से गुजर गया। दूसरी प्रकाश किरण को कहाँ से ले जा सकते हैं? दूसरी सर चांद से ही नहीं है, दूसरा हमको ले जाना होगा सेंटर से ले जाना होगा। अगर यहाँ पर सीधे ले जाएं और सेंटर से ले जाएं तो उसी पर वापस हो जाती हैं कि नहीं हो जाती हैं? उसी पर सर वापस हो जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लेना है ताकि उसी पर क्या हो जाए, वापस आ जाएं। उसी पर क्या आ जाएं, वापस आ जाएं। इस प्रकार से आपको स्केल से बना लेना है। बिल्कुल सर बनाएंगे। अब देखना भैया, दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ से दूर होती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं आगे प्रकाश किरणें क्या होंगी, फैलती हैं। अगर ये आगे फैलती हैं तो जब पीछे फैलती हैं तो ये आपका कोहेनी क्या होगा, मिल जाएगा। पीछे फैलाएंगे तो सामने वाला कहीं ना कहीं क्या होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल सर मिलेगा। तो ये तो आगे अपने आप कहीं नहीं मिली है, तो इसको जबरदस्ती करके क्या करना होगा, जबरदस्ती मिलाना होगा। तो जब हम जबरदस्ती मिलाएंगे तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे भैया, आभासी कहते हैं। तो इसको क्या कर लेते हैं, जबरदस्ती बना लेते हैं। ठीक है, देखना कैसे जबरदस्ती बनता है सर। यहाँ पर हम इसको जबरदस्ती बनाने वाले हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये रेखा कुछ इस प्रकार से जा रही है कि नहीं जा रही है? ये देखो, ये सीधी रेखा इस प्रकार से जा रही है, ऐसा मान लिया गया। अब इस रेखा को अगर सीधा बनाया जाए तो कैसा बनेगा? ये कुछ ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है अगर सीधा खींचा जाए? ऐसे, राइट। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे दोनों प्रकाश किरणें अपने आप मिल रही हैं, नहीं मिल रही सर, जबरदस्ती किया गया है। बिल्कुल जबरदस्ती की है इसके साथ। तो जबरदस्ती करके जब बनाएंगे तो कुछ पीछे ऐसे बनेगा जिसको अपन लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते है, राइट। यहाँ पे क्या बन गया, आभासी प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, आभासी प्रतिबिंब बन गया। बिल्कुल बन गया कि नहीं बन गया सर? अब इसको सही क्रम में ऐसे दर्शा देना भैया। यहाँ पर क्या बन गया, ये यहाँ पर वस्तु को इसे पट्टी उट्टी लगा देना, ये बन गया वस्तु। ये आपकी कंडीशन है, यहाँ पर नाम लिख देते हैं। ये आपका नाम क्या है, ये अगर वस्तु ए से बी तक की था तो ये पीछे बन गया, दर्पण के पीछे बन गया। जबरदस्ती बना दी हमने प्रतिबिंब ए डैश, और क्या बन गया, बी डैश बन गया कि नहीं बन गया? समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर आ गया। बहुत ही आराम तरीके से यहाँ पर हमने सिखा दिया आपको। यहाँ पर क्या है, हमने जो प्रतिबिंब है क्या वास्तविक बने हैं? नहीं बने हैं, पीछे जबरदस्ती डॉटेड लाइन से बनाया गया है। अगर इस प्रकार से बनाएंगे तो यही कंडीशन क्या है आपकी, आभासी है। अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण ले लिया, आभासी प्रतिबिंब कहा, आभासी प्रतिबिंब बना दिया। किरण आरेख बनाइए, इसके लिए वस्तु की स्थिति का उल्लेख कीजिए। वस्तु की स्थिति कहाँ रखा? बिल्कुल सर दिख रहा है, यही तो ऑब्जेक्ट है। बता दो भैया, जो पूछेगा वही बताना है। यहाँ लिखो, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति कहाँ पे है? वस्तु की स्थिति कहाँ पे है? वस्तु की स्थिति फोकस व ध्रुव के बीच कहाँ पे रखा है? वस्तु की स्थिति है फोकस व पी के बीच, ध्रुव के बीच है। एफ व पी के बीच रखा है कि नहीं रखा है? जब हम फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखते हैं तो सदैव पीछे ही, दर्पण के पीछे ही आपका प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु का आकार कैसा है, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, जरा बताइए। ऐसा है भैया। यहाँ से आगे क्वेश्चन और बढ़ाना की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रतिबिंब का आकार कैसा है? तो प्रतिबिंब का जो आकार है कुछ इस प्रकार से आकार होता है इसका, दर्पण के पीछे होता है, वस्तु से बड़ा होता है। तो क्या हो गया, वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बिल्कुल छोटा सा वस्तु सा, बड़ा सा प्रतिबिंब बन गया, बड़ा सा प्रतिबिंब बन गया। कैसे बन गया, बड़ा सा प्रतिबिंब बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल सर बन गया, यही लिखना है। और प्रतिबिंब की प्रकृति जो आपसे पूछा था, प्रतिबिंब की प्राकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब की प्रकृति वो तो बताया ही था, आभासी बनाना है। कैसे बनाना है, आभासी बनाना था सर, आभासी व सीधा। तो ये तीनों चीजें जो हमने आपको लिखने का सिखाया है, ये तीनों में से इस तरीके से क्वेश्चन करता है।
कि जब वस्तु की स्थिति फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच रखते हैं तो वस्तु का जो प्रकृति होता है कैसा होता है, आभासी होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन का लेबल समझ पा रहे हो किस तरीके से लेबल किया गया है। उत्तर प्रदेश में पूछा गया प्रश्न है, 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 24 में पूछा गया। अब की बार बारी है आप में पूछने का, बिल्कुल आएगा यही प्रश्न। तो बस आप अपने अच्छे तरीके से नोट कर लें, सीख तो गए ही होंगे आप। बिल्कुल स्पीड बैच आपको वो बैच दिलाता है, इसमें वो क्वेश्चन दिए गए हैं सिलेक्टेड जो आपको टॉप करा सकते हैं। केवल मात्र अगर 100 क्वेश्चन आपने हमारे साथ सीख लिया, बिल्कुल पेपर कहीं से बाहर से बिल्कुल भी नहीं आएगा, उसके अंदर आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कितना सिलेबस है, क्या है और क्या पूछे जाएगा और कहां से पूछा जाएगा। वही प्रश्न आपका अपना पूरा अनुभव लगा रहे हैं, दिन और रात जोड़ करके हमारी फैकल्टी आप सबके साथ मेहनत करती जा रही है। तो बिल्कुल सीखेंगे, टेक ए स्क्रीनशॉट ताकि हम लोग बढ़ सकें अपने नए क्वेश्चन की ओर और बस देखते हैं और अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। क्या है, ओके हो गया, बिल्कुल चलते हैं सर, आगे चलते हैं। यहां पर अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, उत्तल दर्पण। प्रश्न को पढ़ो और समझो, देखो कितने अच्छे से क्वेश्चन किया गया है। उत्तल दर्पण तथा उसके फोकस के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति को आवश्यक किरण आरेख द्वारा समझाइए। इस प्रश्न को कैसे किया गया है, किरण आरेख के द्वारा इसको भी समझाना है। बिल्कुल समझा देंगे। कैसे समझा देंगे सर, इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है, यहाँ डायरेक्ट आपको किरण बनाना है। कैसे बनाना है, उत्तल दर्पण कह रहा है, याद रखना कैसे दर्पण कह रहा है, उत्तल दर्पण कह रहा है। तो उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार से होते हैं भैया। उत्तल दर्पण ऐसा होता है, अंदर की ओर पॉलिश होता है, अंदर की ओर पॉलिश होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। ठीक है, तो बाहर की ओर अगर उभरा हुआ रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। पार्किंग में जो शीशा लगा होता है, पार्किंग में जो शीशा लगा होता है बड़े से चीजों को दिखाता है। ठीक है, आपकी बाइक में जो शीशा लगा है ढेर सारे वस्तुओं को छोटी चीजों में दिखाता है, वो उत्तल दर्पण ही होता है। बिल्कुल सर वही होता है, वही तो बना रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं हैं, ये बहुत सारी वस्तुओं को एक छोटी जगह पर संकेंद्रित करने का कार्य करता है। उत्तल दर्पण कैसे कार्य करता है यही तो सीखना है। यहाँ पर क्या होता है भैया, सीख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर आपको बनाना है सबसे पहले मुख्य अक्ष। क्या बनाना है, मुख्य अक्ष बनाना है। ये लो मुख्य अक्ष बन गया। क्या बन गया, ये है भैया मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष अगर होता है तो ये तो हो गया आपका ध्रुव। क्या हो गया, ध्रुव। और ये यहाँ कहीं पर आपका क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। सर क्या होता है, फोकस बिंदु होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। यहाँ पर क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। ये तीनों चीजें तो आपको फिक्स होते हैं। अब यहाँ पर वस्तु को अगर देखो, दो ही कंडीशन आपके उत्तल दर्पण में पॉसिबल है। एक तो जब प्रकाश किरणें अनंत से आ रही होंगी, अनंत से सूर्य का अगर बनाओगे उत्तल दर्पण में तो छोटा सा बनेगा, फोकस बिंदु पर दोनों प्रकाश किरणें सीधी आएंगी। अब सीधे आएंगे तो ये मुड़ जाएंगी, फोकस पे मिल जाएंगी, बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा कंडीशन है, अनंत से और ध्रुव के बीच अगर कहीं वस्तु रखी है तो भैया वो फोकस और ध्रुव के बीच ही बनती है। कैसे बनता है सर, बताओ जरा। देखो भैया, कहीं पर अगर वस्तु को इस प्रकार से रख दिया जाए, कहाँ रख दिया जाए, बिल्कुल रखेंगे सर, कहीं पर इस पूरी लाइन पे कहीं भी वस्तु को रखो, कहीं भी, कहाँ, कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर वस्तु को यहाँ रख रहे हो तो वस्तु से खींची गई जो रेखाएं हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर तो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी तो कहाँ से, ये ऊपर की ओर चली जाती हैं। तो अगर इसको ऊपर की ओर लेके जाएंगे, कहाँ से लेके जाएंगे, अगर ये ऊपर की ओर जा रही है, इस प्रकार से जा रही है तो कैसे निकलेगा भैया, ये तो भैया कहीं मिले नहीं रहे हैं। दोनों प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, वक्रता केंद्र पर जाएगी कि नहीं जाएगी, सर वक्रता केंद्र पर जाती है। एक प्रकाश किरण को कहाँ लेके जाना है, वक्रता केंद्र पर लेके जाना है। ठीक है, एक सेंटर पर जाता है, सेंटर पर वापस आता है, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाता है और वह ऊपर की ओर चला जाता है। क्योंकि यहाँ पर अभी मैं समझा दे रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। ठीक है भैया, तो ये बस बन गया, लो हो गया आपका काम। यहाँ पर काम को आसान करते हैं, अच्छा बनाते हैं डायग्राम ताकि देखने में अच्छा लगे। ये क्या हो रहा है, इसको एरो ओरो लगा देना, ऊपर की ओर जाने दिखा देना, ये जा रहा है, वक्रता केंद्र पर जाने वाली प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र पर दोबारा वापस आ जाती हैं।
अब भैया ये तो मिल ही नहीं रही हैं, अब मिल नहीं रहे हैं तो जबरदस्ती मिलाओ, मिल नहीं रहे हैं तो क्या करोगे, जबरदस्ती मिलाएंगे सर, यही तो खेल है, क्योंकि जबरदस्ती तो बनाना होता है, आभासी तो बनाना होता है। अब अगर जबरदस्ती इसके साथ किया जाए तो कैसे छेड़छाड़ी किया जाए, देखो भैया इसके साथ कैसे जबरदस्ती होती है सर। देखो यहाँ पर दो प्रकाश किरणें ऊपर जो गई हैं वो कहाँ से जाती हुई प्रतीत होंगी, सर जाती हुई तो प्रतीत कुछ इस प्रकार फोकस से होती हैं, बिल्कुल होता है। अगर ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होता है, ऐसे देखा दूसरी प्रकाश किरण क्या ऐसे गई ऐसी आई, लेकिन कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी, सर वो तो फोकस वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है। कहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है, वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है। अब जब वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगी, दोनों प्रकाश किरणें आपस में जहां पर मिलती हैं, उस मिलने की घटना को वही बोलते हैं हम लोग प्रतिबिंब। ये मिल रही हैं, यहाँ पर अगर मिल रही हैं तो बस भैया मिला देते हैं, भैया मिला देते हैं, क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा प्रतिबिंब। हो गया, लो आंसर आ गया, बिल्कुल आएगा आंसर, मजे से सीख लिया अपन लोग, यहाँ से बन गया। अगर ये आपका ए है और ये आपका बी है तो सीधा प्रतिबिंब बन गया ए डैश और बी डैश। राइट, समझ पाए, यही डायग्राम अच्छे से आपको कॉपी में बना करके आना है। 4 नंबर एकदम फिक्स कर लेना, ये फिक्स क्वेश्चन है जितने आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखना क्या पूछा, उत्तल दर्पण, हमने दर्पण बना लिया, कैसा दर्पण बना लिया सर, उत्तल दर्पण बना लिया, कैसा दर्पण बना लिया, उत्तल दर्पण। आगे क्या पूछा, तथा उसके फोकस के बीच स्थित वस्तु के बने, इसके फोकस के बीच वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति को आवश्यक किरण आरेख, प्रकृति बताओ कैसी है, सारी चीजों को लिखे हैं, सिखाते हैं आपको। देखना सबसे पहले क्या लिख देना, यहाँ पर सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज बताना, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति ऐसा है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, क्या वास्तविक है या आभासी, जबरदस्ती मिलाया गया है, अगर जबरदस्ती मिलाएंगे तो कैसा होगा, सर डॉट डॉट लाइन है, आभासी है, कैसा है, आभासी है, कैसा है भैया, आभासी है। प्रकृति कैसी है, आभासी है। वह कैसा है, सीधा है। वस्तु से प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, बिल्कुल सही सर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपको लिखना होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार कैसा लिखना होता है, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा है जरा देख के बताओ, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु से छोटा, वस्तु से क्या है, छोटा है, दिख रहा है ना, तो यहाँ पे दिख रहा है सर वस्तु से छोटा, ऐसा है, वस्तु से तुलना करनी होती, वस्तु से छोटा है, वस्तु से कैसा है, छोटा है। और तीसरा क्या लिखोगे भैया, तीसरा लिखना होता है आपको यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है जरा बताओ, एफ और एफ पी और एफ के बीच, वही बता रहा ना, फोकस के बीच स्थित बिंदु पर बने, बता दो भैया, बनाए दिहन वही बनाए दिहन, जहाँ कह रहा वही बनाए दिहन, देखो बना है कि नहीं बना है, बिल्कुल सर बना है, एफ व पी व एफ के मध्य बना है, जहाँ एग्जामिनर सर ने बताया वहीं हम लोगों ने बना लिया अच्छे तरीके से, बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना, बिल्कुल बनेगा, आपसे भी बनेगा एग्जाम में, और 70 में 70 आप फोड़ने वाले भी हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो हमने लिख करके बैठे हैं ना, सारा क्वेश्चन पहले से पता है ना क्या क्या आएगा पेपर में, बिल्कुल वही आएगा, बस आप सबके लगे रहें स्पीड बैच के साथ। आज के सेशन करते हैं यही समाप्त, बिल्कुल मिलते हैं अगले सेशन में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, बस बने रहें।